हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज 18 दिसंबर के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो हमने आपसे कहा था कि जो डेली आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर समाप्त होगा उसके आधारित पर आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सलूशन कराएंगे, बिल्कुल सेम उसी एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। तो जिनका एग्जाम 19 तारीख को होने वाला यानी कल, या 20, 21, 22, 23 और 24 दिसंबर, तो इस पेपर को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। प्लस इस क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो साथियों, जिस तरह से आज पहले पार्ट में यानी जीएस और करंट अफेयर में पूरे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पार्ट दूसरे में कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट तीसरे में रीजनिंग में पूरे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे गए थे, और पार्ट चौथे में मैथ में पूरे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक एक टॉपिक से हम बताने वाले हैं कि कितने टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भाई एसएससी भी अपना साइंस को अधिक सवाल पूछ रही है और करंट अफेयर के भी सवाल पूछ रही है अधिक। आज भाई करंट अफेयर के तो लगभग एक शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी 2024-25 दोनों का डाटा देकर पूछ रही है। हिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री के सारे टॉपिक को मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतने टॉपिक मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन बनाए गए थे। और पार्ट दूसरे में जो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 से 5 टॉपिक पूछ रहे हैं। पहला तो भाई MS वर्ड आपको पूरा पढ़ लेना है, MS एक्सेल भी पूरा पढ़ लेना है, पावर पॉइंट 365 इसको पूरा कंप्लीट करना है, और शॉर्टकट की। प्लस एक और टॉपिक था आपका कंप्यूटर विकास कहाँ से हुआ है, विकास से संबंधित, वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, और हम बात करेंगे साथ ही रीजनिंग के जो पूरे 25 नंबर 25 क्वेश्चन के आ रहे हैं। ओके, तो ऑल टॉपिक से भाई 2-3 सवाल पूछे, जितने भी आपके टॉपिक है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, आपका नंबर सीरीज, एनालॉजी, इन तरह के जो जितने भी टॉपिक है ना, उनमें से 2-3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। याद रखिए, लेकिन कैलेंडर और क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको कैलेंडर और क्लॉक के टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। ओके, और साथ ही हम बात करेंगे जो मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई देखिए, परसेंटेज आपका मेन टॉपिक बना हुआ है, प्रॉफिट लॉस मेन बना SICI, जितना भी अरिथमेटिक का बेसिक है वहां से सवाल आपके पेपर में पूछ रहे हैं। LCM HCF जितने भी टॉपिक है आपका बेसिक, सारे वहां से पेपर में प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आप लोग एक काम करेगा कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन इसी तरह हम करवाएंगे। शाम को 7 बजे कराएंगे और सुबह 8 बजे आपके पेपर से पहले करा देंगे। 2 पेपर लगातार देंगे, और दोपहर में आपके जो पहले दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त होगा उसके आधारित पर सारे सवालों को डिस्कस करवाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। तो आज के इस क्लास में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में जरूर कंप्लीट करिएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू किया गया है। तो पहले का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड कचरे हटाया गया? बताइए, भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड कचरे हटाया गया था? तो 40 वर्षों बाद हटाया गया था। ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भारत और किस देश की सेना के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था? भारत और किस देश की सेना के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया? बताइए, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक से करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, प्लस साइंस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, स्टैटिक के भी सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस पेपर को आप जरूर अपने पेपर से पहले देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया? तो जम्मू कश्मीर में। B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5।
31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एनसीएससी का आयोजन 2025 में किस जगह हुआ था? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2025 में किस जगह पर हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये क्रैकी पीडीएफ बहुत हेल्पफुल हो रहा है भाई। जैसे जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी पीडीएफ में आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर के जो लगभग 15 से 20 सवाल आ रहे हैं ना, आपको इसी पीडीएफ मिल जाएंगे। रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, 25 के 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ पूरे 75 नंबर का कंप्लीट होने वाला है। तो भाई ये पीडीएफ मात्र आपके लिए 50 रुपये का हमने कर दिया आपके एग्जाम तक। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी आ चुका है, तो ये पीडीएफ आपके लिए होने वाला भाई। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये पीडीएफ आपको ले लेना है अपने पेपर से पहले। एक नज़र में केवल इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? बताइएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो 50वें नंबर पे भारत था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि साथी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेगा तो जुलाई में भाई भारत ना 77वें नंबर पे है, जुलाई की बात करेगा, और पहले पर सिंगापुर देश था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम बताइए। खो खो विश्व कप 2025 से शुभंकर का नाम क्या है? तो तेजस और तारा है। ओके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात में पहले बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? गुजरात में पहले बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया था? तो मनसुख मंडाविया ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? भारत का जो सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का कार्यभार किसने संभाला? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? तो मयंक शर्मा ने संभाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली महिला के जितने भी सवाल है आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आ रहे हैं सवाल। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम क्या है? तो अंजू राठी राणा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2025 में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव यानी IPOI का नया सदस्य कौन सा देश बना था? मार्च 2025 में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का नया सदस्य कौन सा देश बना था? तो न्यूजीलैंड नया देश बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 14, PM मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया? PM मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया था? तो मित्र विभूषण दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हम आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। किस देश में 6वीं बिमस्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया था? बताइए किस देश में 6वीं बिमस्टेक समिट 2025 आयोजित हुई थी जिसमें PM मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था? तो ये थाईलैंड देश में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा था? बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 का विजेता आस्कर पियास्त्री थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को किया गया था। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया? बताइए, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया था? तो कांगो गणराज्य देश पर। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कप विजेता कौन बने थे? भाई लास्ट के क्वेश्चन आप बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। जो हम आपको 50 से 80 के बीच क्वेश्चन कराएंगे उस सॉल्व को तो आपको बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कप विजेता कौन बने थे? सबसे अधिक रन कौन बनाया था? शायद सुदर्शन बनाए थे भाई सबसे अधिक रन। पर्पल कैप मतलब सबसे अधिक विकेट कौन लिया था? प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया था, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? G20 शेरपा कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? तो अमिताभ कांत थे। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो साथ ही साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि 6 से 7 सवाल भाई आ रहे हैं, मतलब कि साइंस के सवाल को हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो भाई 2 गुना ही रहेगी। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप आते हैं। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, प्याजों की छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित क्या करते हैं? कौन सा अम्ल निष्कासित करते हैं? जब हम प्याज के छिलकों को उतारते हैं यानी काटते हैं तो देखते होंगे हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो भाई प्याज क्या निष्कासित करते, कौन से अम्ल को हटाते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल को हटाते हैं। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, पपीते का पीला रंग का कारण क्या होता है? भाई पपीते का पीले रंग का कारण क्या होता है? इसमें क्या मौजूद होता है? तो कैरिका जैंथिन होता है उसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? बताइए, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो भाई याद रखिएगा फल के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो जल से आती है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पर संपन्न होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पर संपन्न होता है? तो कोशिकाओं में संपन्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बात साथ ही आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ओके, कि हमारा इस डेट को एग्जाम होने वाले हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? बताइए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा कार्बन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों की किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों से नए पौधों का विकास होता है? बताइए, पादपों के किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों से नए पौधों का विकास होता है? तो कायिक प्रवर्धन से। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रसून भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ या पुनर्ग्रहण को क्या कहते हैं?
एक प्रसून भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ या पुनर्ग्रहण को क्या कहते हैं? तो अंकुरण कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? तो भाई जया थी। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है? बताइए, पृथ्वी के पलायन वेग का क्या मान होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा था? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? तो सहसंजक बल कार्य करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36। तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भाई हुक के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाई सारे सवाल आपको कराएंगे कंप्लीट, बस आपको डेली क्लास लेनी है। तो तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है? कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HgCl2 होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है? तो साथियों मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो साथियों इन घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? क्या सिरका में होता है कि टूथपेस्ट में कि मक्खन में केवल बैटरी में होता है? बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो साथियों जब आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब अपने से कभी कभी बड़ा लगता है, तो उस टाइम आपको देखेंगे उस दर्पण का प्रकार कौन सा होगा, अवतल होगा कि समतल कि उत्तल होगा? तो साथ ही याद रखिएगा अवतल प्रकार का होता है। उस टाइम जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारा जो शरीर रहता है वो हमसे बड़ा दिखाई देता है। ओके, तो वो किस प्रकार का अवतल रहता है? अवतल प्रकार का। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है, वह ध्वनि क्या है भाई? ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है कि वह क्या है भाई? तरंग दैर्घ्य है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? तो घटती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो भाई देखिए चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा इसमें भी है, लेकिन भाई खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। तो साथियों रीजनिंग के सारे टॉपिक को आप देख लीजिए कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। ओके, तो एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्म को 4 6 8 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, म्यूज को 2 4 1 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यम के लिए कूट क्या होगा? जैसे दोस्त मेरे यहाँ पे फॉर्म लिखा है FARM, ठीक है। फॉर्म में 4 अक्षर है तो 4 अलग कोड दिया गया है। हमने आपको कितनी बार सॉल्व करा दिया है?
हमने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल आपके पेपर में कम से कम 2-3 आएंगे, जो कि आ भी रहे हैं। तो म्यूज के लिए 4 अक्षर है, तो 4 अलग कोड किया है। तो हमसे केवल यम का कोड पूछा है, तो हम दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। जैसे देखिए फार्म में यम है और म्यूज में भी यम है, ठीक। इसका मतलब कि यम कॉमन है, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है इनके कोड में। 4 देखिए, फार्म में 4 है और म्यूज में भी 4 है। इसका मतलब कि यम का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए एक और ये प्रश्न आ रहे भाई, यदि संख्या 93, 62, 45 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। यानी जो संख्या दिया गया है 9, 3, 6, 2, 4, 5, सभी संख्या में जितने भी आपकी सम संख्या है इसमें 1 जोड़ना है। यानी जितने सम संख्या इसमें जोड़ दे भाई 1 हम, उसके बाद जितने भी विषम अंक है उसमें से 2 घटा देना है। तो जितना भी विषम अंक है इसमें से 2 घटा देना है। तो इस प्रकार हमें नई संख्या बनाना है। जो नई संख्या बनेगा उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा अंक 1 से अधिक बार आएगा। जैसे 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 में से 2 घटा देंगे 3। तो देखिए साथी, कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आ रही है। एक तो देखिए 7 है भाई और एक 3 भी है, 1 से अधिक बार आ रही है। क्या हमने ठीक किया है ना भाई। प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक। सम अंक आपका 3 है, 6, 2, 4 सम अंक है बिल्कुल, और विषम अंक में से 2 घटाया जाता है। 5 में से 2 घटाया 3 और 3 में से 2 घटाया 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है। 3 में से 2 नहीं, ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ठीक है। 9 में से 2, देखिए 7 2 बार आए हैं, 3 2 बार, यानी इसमें कितने अंक है कि 1 से अधिक बार आ रहे हैं। 2 अंक ऐसे हैं, एक 7 है और एक 3 है, 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 2 से 3 नंबर ये सवाल आपको दे रहा है पेपर में, आसान बिल्कुल। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। काफी लंबा चौड़ा समीकरण देकर आप सभी से सवाल पूछ रहा है। जैसे ये है देखिए, लेकिन सवाल में कंडीशन दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। तो इस समीकरण में हम रखेंगे जहां प्लस होगा वहां पे माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस, जहां गुणा होगा वहां पे भाग, जहां भाग होगा वहां पे गुणा रखेंगे। तो चलिए समीकरण को बनाते हैं। पहले 35 माइनस तो प्लस में बदल देंगे, 112 गुणा है तो भाग में बदल देंगे हम भाई। 84 के बाद देखिए भाग है तो भाग के बाद गुणा बदल देंगे, ठीक। 48 के बाद प्लस है तो -75 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अब कैसे बनेगा, तो 35 प्लस देखिए 112, तो 84 के भाग 112 में नहीं जाएगा, तो इसे बटे के रूप में लिख लेते हैं, गुणा 48 -75, ठीक। तो कुछ अब काटा जाए भाई, जैसे कि यदि हम काटते हैं तो कितना हो कट सकता है। 6 से काटेंगे तो ये कट सकता है भाई, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 बार में, और ये 6 48 8 बार में कट जाएगा, और 14 7 112 होता है, ये 7 बार में इधर से कट गया। तो ये 35 और ये 7 गुणा 8, ये देखिए 7, ये बीच में गुणा का निशान है, यानी 35 प्लस 56 हो जाएगा। 7 का गुणा 8 में करेंगे 56, इधर से -75, 35 और 56 को जोड़िए और -75 कर दीजिए। तो साथ ही 35 और 56 कितना हो जाएगा, 35 55 पहले करेंगे तो 90 1 91, 91 से आपको 75 माइनस करना, यानी कितना आएगा 16 आ सकता है। यहाँ से 35 6 5 11 1 5 91 में से 75 को माइनस करना है। मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, ध्यान दीजिए, कहीं तो मिस्टेक हुआ भाई। कहाँ पर मिस्टेक हुआ हमसे, पहले समीकरण को देख लेते हैं, सही तो बनाया गया है ना। पहले माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, और प्लस की जगह माइनस, ये तो समीकरण बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ पर गलती हुआ हमसे, जैसे 35 प्लस 112 बट्टे में 84 कर देंगे इधर से,
और मल्टीप्लाई 48 माइनस 75। तो 6 से पहले हमने काटा तो साथ ही यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 और में 14 छंग 84 होता है। फिर यहाँ से 6 ठे 48, फिर यहाँ से देखिए 14 कम 14, 14 सत्ते 112, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्त मेरे जैसे ये 35 देखिए, 35 प्लस ये देखिए 7 गुणे 8 कितना हुआ, 56 होगा ना भाई, 56। और फिर इधर से कितना हो जाएगा, -75 है तो -75 करेंगे भाई। तो 35 और 56 को जोड़ें कितना आएगा आपका, 91। 91 में से यदि हम 75 को घटाएंगे तो भाई 16 आंसर हमारा आएगा। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सही तो हो रहा है बिल्कुल। आप पैटर्न को पकड़िए बस, इस तरह के लगभग 2 से 3 सवाल पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 49। एक किस तरह की, इस बार का नया सवाल भाई, एक निश्चित कूट भाषा में रफ एंड रीडी को MOHP KM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। रोड इज रफ को TX KM BN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में रफ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सिंगल रफ पूछा है तो आप क्या करेंगे, पहले कॉमन चेक कर लेंगे। तो देखिए रफ पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में रफ है, इसका मतलब कि रफ कॉमन है तो इसके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा हमें। तो MOHP KM TX KM, देखिए KM हमें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों के कोड में, कॉमन। देखिए KM जिस तरह से रफ हमें कॉमन दिखाई दिया था उसी प्रकार KM भी कॉमन दिखाई दिया। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों देख सकते हैं जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में सारे सवाल को आप कंप्लीट पढ़ेंगे, ओके, अच्छी तरीके से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए सवाल को। जैसे XQS VOQ TMO RQM क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सवाल है भाई, हमने आपको कैसे बताया है, जैसे अक्षरों का ग्रुप दे तो सबका पहला अक्षर उठाइए आप। जैसे इसमें पहला अक्षर X, इसमें V उठाइए, इसमें T उठाइए और इसमें R, इनका कोड करिए। जैसे 24 ये होता है, V 22 होता है, T 20 होता है, R 18 होता है। तो इसमें देखिए -2 किया है, 24 से 22, 22 से 20, 20 से 18, इसमें -2। तो इसी प्रकार 18 में से 2 को कम कर देंगे 16, 16 पे कौन आता है, P आता है। तो सिम भाई देखिए हम पहला अक्षर को तो हमें चेक चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि हम पहला अक्षर को चेक करेंगे तो P आएगा। देखिए सभी ऑप्शन P से शुरुआत किया है। ओके, अब सेकेंड अक्षर को चेक करते हैं भाई सबका। देखिए Q से O से M से K, Q O M और K, इनका कोड किया जाए Q 17, O 15, M 13, K 11। तो इसमें -2 हो रहा है देखिए। उसी प्रकार 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9, 9 पे I होता है, यानी PI से हमारा आंसर मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब लास्ट अक्षर को चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा, या तो यल आएगा या तो की आ जाएगा। देखिए SQOM, SQOM कितने का माइनस हो रहा है, 19, 17, 15, 13, -2 को हो रहा है। देखिए 19, 17 -2, 17 से 15 -2, 15 से 13 -2। तो उसी प्रकार 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 पे कौन होगा, K होगा, यानी PIK। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों बस आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा भी कोई भी प्रश्न जो आपको न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। जैसे 1 से 2 सवाल का वेटेज है हर शिफ्ट में, इस तरह का सवाल देगा आपको। 3 एक किसी पैटर्न पे समान होंगे, एक उन पैटर्न से अलग है, तो वो अलग पैटर्न हमें सॉल्व करना है। चलिए जैसे इस तरह का सवाल आ गया आपके पेपर में, तो इसी ऑप्शन में हर एक ऑप्शन को कोड करिए। जैसे MSN का हम कोड करेंगे तो M होता 13, यस होता 19 और यन होता 14। देखिए 13 से 19 इसमें +6 हुआ, 19 से 14 इसमें -5 कर दिया। अब ऑप्शन बी को कोड किया जाए। जैसे K होता है 11, Q होता है 17, तो इसमें देखिए भी +6 हो रहा है। M होता है 13, 17 से 13 देखिए कर दिए, यानी इसमें -4 कर दिया। पैटर्न चेंज होगा कि नहीं, इसमें देखिए -5 हुआ था, इसमें -4 हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। जैसे P होता है 16, V होता है 22। पहला तो पैटर्न ठीक है भाई +6 का। फिर देखिए Q 17,
क्यों 17, इसमें -5 कर दिया। देखिए पहला ऑप्शन और ऑप्शन सी सेम पैटर्न मिल गया, कॉमन मिल गया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन अलग हो गया भाई। जब आप ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा, +6 का और -5 का। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगे भाई, बी ऑप्शन, क्योंकि +6 -4 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यदि आपको 2 कॉमन मिल गया, यदि आप तीसरा हल किए अलग मिल गया, तो वही आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 2 कॉमन मिल गया तो समझिए भाई उसके अलावा तो कोई अलग होगा नहीं। जैसे एच होता 8, एन होता 14, तो इसमें +6 हुआ, 8 से 14, और आई होता 9, तो इसमें -5 कर दिया। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें +6 -4 हुआ पैटर्न लगा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे 1412, 1420, 1430, 1442, 1456, तो हम केवल 12, 20, 30, 42, 56 को चेक करेंगे भाई, क्योंकि 1400 है। देखिए ऑप्शन भी 14 से ही दिया है, यानी हम केवल लास्ट के 2 नंबर का कोड करेंगे, 12, 20, 30, 42, 56। 12 से 20 यानी +8, 20 से 30 +10, 20 से 42 +12, 42 से 56 +14। सिंपल भाई, +8 +10 +12 +14, यानी अगली संख्या +16 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 56 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 72 आएगा, यानी 1472 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, हमारा आंसर आएगा 1472, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलिए, तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, और आप लोग अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए 7 व्यक्ति हैं, ए, बी, एल, एम, एन, एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। दिशा तो आप जानते होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ, नीचे आपका दक्षिण। ठीक, यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। एक पंक्ति है इस तरह से मान के चलिए, इसमें 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी पंक्ति में हमें 7 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ए और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई, ए और यस के बीच केवल 3। भाई एक और बात, इस तरह के सवाल को आप वहां से हल करिए ना जहां से आपको लगे कि इसके बाद कोई अक्षर नहीं बैठेगा, आराम से वहां से हल करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, पढ़ा जाए। यम जो है यस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, टी की दाएं और कोई नहीं बैठा है। अब देखिए यहीं से हम शुरुआत करेंगे, टी से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए टी के दाएं और कोई नहीं बैठा है, तो टी को यदि हम यहां बैठाएंगे तो इसके राइट साइड में कोई बैठेगा नहीं बैठेगा। टी का राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। राइट का मतलब दायां होता है, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब टी को हम यहां बैठाएंगे तो इधर इसके कोई नहीं बैठेगा बायां, यहीं से हम शुरुआत कर देंगे। फिर देखिए टी और यम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई यम को यहां बैठा देंगे, तभी तो देखिए टी और यम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग, अब शुरुआत किया जाए। ए और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई ए को यहां बैठा दीजिए, यस को यहां बैठा दीजिए, तो 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। एक ऑलरेडी यम बैठा, 2 अभी खाली हैं, एक ये खाली, एक ये खाली है, तो देखते हैं कौन बैठेगा भाई। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यम जो है यस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यस के ठीक बाएं, देखिए भाई यस ऑलरेडी यहां बैठा है, यस के ठीक लेफ्ट में यम बैठा है। भाई लेफ्ट मतलब बायां होता है, तो देखिए यस के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, यम। देखिए सवाल ऐसे हल होता है भाई। फिर उसके बाद देखिए टी के दाएं और कोई नहीं बैठा, टी को दाएं और कोई नहीं बैठा दिया हमने। टी और यम के बीच 2 व्यक्ति, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। यन जो है यल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यल के ठीक दाएं पड़ोस में यन बैठा है, तो यल को यहां बैठा दीजिए, यल के ठीक राइट साइड में यन को यहां बैठा दीजिए। एक पंक्ति खाली है, तो यहां पे कौन नहीं बैठा है भाई, तो ए बी, बी नहीं बैठा, देखिए कहीं बी को यहां बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है, बी और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी यहां पर है और यन यहां पर है, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे, एक यम बैठा है और एक यस बैठा है, 2 व्यक्ति बैठे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54,
7 बॉक्स दिया गया है, सी डी ई एफ जी एच और एक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम पर रखे गए हैं। ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, समझने की बात है। इस सवाल को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्त मेरे। इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा, सॉल्व करिए। 7 बॉक्स भाई एक के ऊपर रखे गए हैं, यानी मान के चलिए 7 बॉक्स हम ऐसे बना लेते हैं, खींच कर बनाते हैं 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा बनाया जाए भाई। 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स और एक 7 बॉक्स, ये 7 बॉक्स है। इसमें भी हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे, लेकिन वहीं से शुरुआत करेंगे। जो हमें लगेगा इसके बाद कोई अक्षर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम वहीं पे वो अक्षर बैठ जाएगा परमानेंट। देखिए पढ़ा जाए, सी और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि सी और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं। अब नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। जी के ऊपर केवल यफ रखा गया, जी के ऊपर केवल यफ रखा गया है, यहीं शुरुआत कर देते हैं भाई। जी को यहाँ पे बैठाएंगे तो यफ को ऊपर रख देंगे जी के, यहीं शुरुआत कर दिया हमने, क्योंकि भाई जी के ऊपर केवल यफ को रखा गया और किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाया गया, ना किसी बॉक्स को बैठाया गया है। ठीक है, फिर देखिए जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। तो दोस्त मेरे सी को यहाँ बैठा दीजिए, तो जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स है, ये खाली है भैया, तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ई को यक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, लेकिन डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो भाई पहले लाइन को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। सी और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, सी और एच के तो एच को भाई सबसे नीचे बैठा देते हैं। तो सी और एच के बीच देखिए केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 बॉक्स खाली, एक ही है एक ही है, अभी खाली है, तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा लाइन क्या था भाई, ई को ना यक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, ई को यक्स के नीचे किसी एक स्थान पर रखना है, तो यक्स को यहां बैठा दीजिए, तो यक्स के नीचे किसी एक स्थान पे ई को बैठाना है, लेकिन डी के ऊपर रहना चाहिए। तो भाई डी को यहां बैठा दीजिए, ई को यहां बैठा दीजिए, सवाल कंप्लीट हो गया। यक्स के नीचे किसी एक स्थान पर ई, लेकिन डी के ऊपर रहना चाहिए, तो डी के ऊपर देखिए ई, 7 बॉक्स कंप्लीट हो गया। सवाल क्या पूछा, यक्स और डी के बीच कितने बॉक्स रखे गए, यक्स यहां बैठा है, डी यहां पे, तो इनके बीच में केवल सी और ई बैठे हैं, यानी 2 ही व्यक्ति बैठे, 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी सवाल का पहला ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सभी को सवाल को हल करना है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सॉल्व करिए। जैसे 10 बटे पहला ऑप्शन 10 बटे 27 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। बी ऑप्शन देखिए 31 बटे 38, ये भी आपका पॉइंट में आएगा। ऑप्शन सी को चेक करिए 9 बटे 11, ये भी आपका 0.9 के रूप में आएगा। लेकिन ऑप्शन डी चेक करिए 11 बटे 11, तो 11 बटे 11 को काटेंगे तो 1 आएगा आपका, यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, डी ऑप्शन हुआ। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि सबसे बड़ा अनुपात भी है, 11:11। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत 151 नंबर पे था, पहले नंबर पे नॉर्वे देश था। सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो दोस्त मेरे नई दिल्ली शहर में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट की ये सभी सवाल आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपने पेपर से पहले। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 और 2024 किसे दिया गया था, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया था, तो फिलिप लायंस को दिया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया, तो चंद्रिका टंडन को दिया गया था। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन बनी थी, बताइए। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम तो मुंबई बनी थी, किसको हराकर, तो दोस्त मेरे
मध्य प्रदेश को हराकर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के मैन ऑफ द मैच सीरीज का खिताब किसने जीता था? आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो सचिन रविंद्र ने जीता था। यदि मैन ऑफ द मैच की बात करेगा तो रोहित शर्मा बने थे भाई, लेकिन पूरे सीरीज में जो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था वो सचिन रविंद्र को दिया गया था। भारत ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। ओके, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब में जेनिक सिनर ने किसे हराकर खिताब जीता था? तो साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब में जेनिक सिनर ने जीत गए थे खिताब, लेकिन किसको हराकर? तो दोस्त मेरे अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। ओके, ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। गवाह सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? गवाह सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फरवरी 2025 में शुरू किया गया था, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। अलूना काबोइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अलूना काबोइनी ये किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी साइड में मनाया जाता है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 कॉल करिए। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में तो 2.13 मीटर की होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों यानी डबल मैचेस के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच के लिए कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितने फीट की होती है लगभग में? तो 36 फीट की होती है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। एफसी और एनडीपी साथ ही विदेश से निवल कारक है, ये किसके बराबर है? तो एफसी पर एनडीपी साथ ही विदेश से निवल कारक आए हैं, जो कि एफसी पर एनएनपी के बराबर हैं। ओके, एफसी पर एनएनपी के बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि का एक हिस्सा है? तो भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय को मापने की ये किस विधि का एक हिस्सा है? तो ये व्यय विधि का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो साथियों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या होता है? तो दाता निधि पर निर्भरता होता है। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक उदाहरण केंद्र है?
तो मणिपुर की इम्फाल घाटी ये कौना शिल्प का एक एग्जाम्पल केंद्र है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो साथियों उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो भारत की संसद कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो साथियों 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 को चेक करिए, 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस, कहीं क्या त्रिपुरी भी लिखा रहता है, तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? तो भाई त्रिपुरा में तो जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महाड़ सत्याग्रह शुरू किया गया था। डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज का यह पूरा 80 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अपने पेपर में बैठने से पहले इस पेपर को एक बार जरूर चेक करके बैठिएगा। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सवाल हमने कराए जो आज आपके सभी शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे। तो साथियों आप सभी रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसको भी आप पढ़ते रहिए भाई। ओके, और आप लोग अपना एग्जाम रेडी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास भी प्रोवाइड करनी है। ओके दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम आप सभी को सुबह 8 बजे एक नया पेपर भी देंगे, उस पेपर को भी आपको कंप्लीट करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए क्लास में। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।